तो हम लोग रिंग के कारण जो एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो हम लोग निकाल चुके हैं, और आगे हम लोग डेरिवेशन करेंगे। उससे पहले पुराने कुछ सवाल लगा लिए जाए ताकि हम लोग की बुद्धि वापस से खुल जाए, क्योंकि सब भूल चुके हैं, हमें पता है, सबकी शक्ल बता रही है। सवाल देखें तो एक सवाल है, क्या 8 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश संभव है? ये चार्ज कोई आवेश संभव है कि नहीं वो हम कैसे निकालते हैं? हमने पढ़ रखा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q = NA। किसी भी कोई भी पार्टिकल है उस पर हमेशा E का जितना चार्ज होता है उसके इंटीग्रल मल्टीपल पे ही होता है, यानी 1E 2E 3E 4E। E की वैल्यू क्या होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यानी कि अगर हम Q में E, यहाँ से क्या मालूम चला, अगर हम Q में E का डिवाइड कर दें तो N आएगा, और N क्या है? 1 2 3 0 -1 2 -1 वाला सब। यानी कि हमारी n की वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए? इंटीजर, पूर्णांक, पूर्ण संख्या आनी चाहिए। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे? हमें पता है Q = NE होता है, तो N = Q/E। जो इसकी वैल्यू आनी चाहिए हमारी वो ऐसे कुछ नंबर में आनी चाहिए। तो Q की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8 × 10⁻19। E की वैल्यू यूनिट सेम होनी चाहिए, ये भी कूलाम ये भी कूलाम, सही है। 1.6 × 10⁻⁻19। 10⁻⁻19 ये दोनों उड़ गया, बचा 8/1.6, दशमलव गया तो ऊपर 0 लग जाएगा, तो 16 × 5 = 80, यानी 5, यानी n की वैल्यू 5 आ गई, जो कि सही है। यानी क्या मालूम चला कि ये वाला आवेश हमारा संभव है। अब और एक क्वेश्चन देख ले, अगर हम यहीं पे इसकी जगह 0.8 कर दें तब क्या आता? 0.8 कर दें, यहाँ पे 0.8, यहाँ दशमलव हटता तो यहाँ 8 ही रहता, तो तुम्हारा 8 दूनी 16, 1/2 आता है, यानी कि 0.5। तो 0.5 कोई पूर्ण संख्या है क्या? नहीं है, यानी कि ये वाला आवेश हमारा संभव नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन ऑप्शनल में आ जाते हैं। करना क्या रहता है? n की वैल्यू अगर पूर्ण संख्या ही मतलब इंटीजर आया तो हमारा सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, हमको किसी पार्टिकल पे 10⁻⁻12 कूलाम का चार्ज लाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन देना होगा, ये हमें निकालना है। इतना हमें चार्ज देना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है। यानी फिर से वही बात हुई, क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहेगा कि किसी पार्टिकल पर 10⁻⁻12 कूलाम का आवेश है, अतः उसमें स्थानांतरित किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कुल मिला के हमसे फिर से क्या पूछ रहे हैं? n की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो फिर से वही करेंगे, Q = NE। Q की वैल्यू हमें पता है, n की वैल्यू हमें पता है 1.6 × 10⁻⁻19 n। यहाँ से हमें n की वैल्यू क्या मिल जाएगी? सॉल्व कर लेंगे फिर से, यहाँ 10⁻⁻7 बचेगा, ऊपर आएगा 10⁻6/1.6, ये बचा 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, दशमलव गया तो 0 आया, बचा 100/16 × 10⁵5, बहाड़ा है भाग देंगे 50/4, 25/2, यानी कि 1.75 × 10⁵ इतने हमें इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने होंगे ताकि हो जाए। अब कोई पूछेगा क्या ये पूर्ण संख्या है क्या? क्यों नहीं है? पूर्ण संख्या में क्या होना चाहिए? दशमलव नहीं होना चाहिए ना। इसको पहले हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे, लिखेंगे तो ये 1.75 × 1 2 3 4 5, ये इसका मतलब यही है 175, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा, और ये पूर्ण संख्या है, यानी ये वाला आवेश तो संभव है, इतना इलेक्ट्रॉन हमें बदलना पड़ेगा, तो हो जाएगा हमारा आंसर। देखो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻7 हो जाएगा। हाँ, यहाँ 1 0 ज़्यादा आएगा, 10⁻7 हो जाएगा। 10⁻7 हुआ, यहाँ पे हमारा अभी 10⁻7 हुआ, ठीक, अभी ये नहीं लिखे, 10⁻7 हुआ। अब 10⁻, इसको 6 करके गुणे 10 कर सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत? उसके बाद यहाँ दशमलव था, दशमलव जब नीचे से हटता तो ऊपर एक 0 आएगा ना, ऊपर नीचे 10 से गुणा हुआ तो दशमलव हटा, ऊपर एक 0 आया। इसी चीज़ को हम लोग 100/16 × 10, यहाँ पे 6 रहेगा, हल कर देंगे तो लास्ट में 6 आएगा, पावर 6 हो जाएगा। हाँ, 1 0 बढ़ जाएगा, बाकी ये पूर्ण संख्या है तो ये भी संभव है। तो एक तरीके का हमारा क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन हमारा या तो 1 नंबर में आ जाता है या तो ऑप्शनल में आ जाते। तैयार है ना आज से आप? अब हम लोग एक टाइप का क्वेश्चन लगाते हैं। हमारे पास 3 स्फीयर है, एक पे 3 कूलाम चार्ज है, एक पे 3 कूलाम चार्ज है, एक पे -6 कूलाम चार्ज है। इसको A नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया, इसको C नाम दे दिए। यहाँ तक हम लोग सबसे पहले A और B को टच कराएं और फिर B और C को टच कराएं।
तो फाइनल चार्ज ए, बी और सी पे क्या आएगा ये हमें निकालना है। अब हम लोग किसी जवान में मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ के रखे हैं, वहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन दिया, ये हमारे कैसे कंडक्टर हैं, तीनों स्फीयर कंडक्टर और सेम साइज है, क्योंकि हमें सेम साइज के लिए पढ़ना है, साइज चेंज होगी तो कुछ और दिक्कत होती है, लेकिन सिलेबस में सेम साइज का है। सेम साइज के 3 बॉल हैं, कंडक्टर बॉल यानी कि सुचालक, एक पे 3 गुलाम, एक पे 3 गुलाम, एक पे -6 गुलाम का चार्ज है। सबसे पहले हम लोग ए और बी को टच कराएं, फिर बी और सी को उसके बाद टच करा दिए, तो तीनों पे फाइनल चार्ज क्या आएगा ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तीनों पे फाइनल चार्ज निकालेंगे। हम लोग कंडक्शन पढ़ चुके, चार्जिंग बाई कंडक्शन। 2 स्फीयर को जब हम लोग छुआते हैं, 2 ऑब्जेक्ट को, तो चार्ज दोनों में बराबर बराबर बट जाता है। चार्ज ऑफ कंडक्शन में हम लोग मतलब चार्जिंग बाई कंडक्शन में पढ़े थे, ना याद हो तो प्रीवियस वीडियो जाके देखे, वहाँ पे बता रखा है चार्ज बराबरी बढ़ जाता है। तो जैसे अगर हम लोग ए और बी को पहले छुआएं, ए ले लें, बी ले लें, जैसे ही दोनों का अगर हम लोग टच कराएं तो दोनों में जो चार्ज रहेगा वो क्या हो जाएगा, बराबर बराबर बढ़ जाएगा। इस पे पहले 3 गुलाम था, इस पे 3 गुलाम था, तो दोनों पे जो वापस आएगा चार्ज वो आएगा Q1 + Q2/2। तो यहाँ पे Q1 + Q2 क्या होगा, 3 + 3/2 यानी 3 गुलाम, यानी दोनों पे मतलब टच होने के बाद भी चार्ज बराबरी में बटा, और वापस कितना चार्ज आ जाएगा, वापस से 3 गुलाम और 3 गुलाम का ही चार्ज वापस आ जाएगा। तो ये हमारा ए और बी पे फाइनल, ए पे फाइनल चार्ज है, क्योंकि अभी हम लोग बी को फिर से सी से छुआएंगे। जब बी को सी से छुआएंगे, बी पे था 3 गुलाम, सी पे है -6 गुलाम। जब दोनों को छुआएंगे तो फिर चार्ज आपस में डिवाइड होंगे बराबरी, 3 + -6/2, यहाँ से कितना आएगा -3/2। यानी कि जब बी और सी को छुआ के वापस हटाएंगे तो दोनों पे कितना चार्ज आ जाएगा, -3/2 गुलाम का और -3/2 गुलाम का आ गया। यानी क्वेश्चन के हिसाब जो हमारा आंसर आया, ए पे हमारा फाइनल चार्ज कितना आ गया, 3 गुलाम ही आएगा, बी पे हमारा कितना फाइनल चार्ज आ गया, -3/2 गुलाम, और सी पे कितना आ गया, -3/2 गुलाम। तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं अपना, कि 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन है, कहीं रखे हुए हैं, ठीक। अब हमें इन दोनों के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि कूलाम बल और ग्रेविटेशनल फोर्स यानी जो हम लोग पढ़े थे Fg, वो Gm1m2/r², ये दोनों का रेशियो निकालना है। ये होता है K Q1Q2/r²। अब ये हमें क्यों निकालना है, क्योंकि जब चार्ज की बात आई थी, क्योंकि मतलब ये वाला जो फोर्स होगा, जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, हमेशा अट्रैक्ट करता है, लेकिन ये ई वाला जो फोर्स होता है अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल दोनों करता है, पास भी खींचता है, बाहर भी करता है। तो हमें मतलब जब चार्ज के बारे में नहीं पता था तब हम लोग देखते थे, जब केवल इसके बारे में पता था, तो हम लोग के हिसाब से तो क्या होना चाहिए था, सब कुछ अट्रैक्ट होना चाहिए जब ये केवल पता था। लेकिन तभी देखा गया कि रिपल्शन हो रहा है, तो वो भी रिपल्शन इतना ज़्यादा हो गया कि ग्रेविटेशन फेल हो गया। तो वही हम लोग निकालना चाहते हैं कि कितना ज़्यादा गुना मतलब कितना ज़्यादा रिपल्सन हो रहा है, वही निकालेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एफ ई की वैल्यू क्या आएगी। हाँ, ये हमारा फ्री स्पेस यानी वैक्यूम में रखा हुआ है निर्वात में, तो निर्वात के लिए के की वैल्यू हम क्या बताए थे, 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन पे हमारा चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम का, तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम लिखने की जरूरत नहीं, सब ऐसा ही होना चाहिए। 2 है तो स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत, बटे दोनों की दूरी r मान लिए, बीच में दूरी r है, कोई दिक्कत नहीं है, r² हो जाएगा ये। फिर अब Fg निकालें, Gm1m2 G की वैल्यू हमारी होती है 6.67 × 10⁻11। ना याद हो तो आज याद कर लो, क्योंकि ये 9th में पढ़े थे हम लोग। G की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। इसी तरह वैल्यू अब हम पढ़े थे तो हमें याद है, पढ़े तो याद होता। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है, मास बोला है ना, तो इलेक्ट्रॉन पे जो हमारा मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। वैसे ये डाटा तो दिया रहेगा चार्ज वाला डाटा क्वेश्चन में, तो हम लोग मास मैनेज कर लेंगे। अब m1 दोनों सेम ही है, तो m² हो जाएगा, यानी कि मास का स्क्वायर यानी 9.1 × 10⁻31 का स्क्वायर, बटे दोनों के बीच की दूरी फिर से r² मान लिए। हमें निकालना क्या है, Fe/Fg। Fe/Fg निकालेंगे 9 × 10⁻9 ×
1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर बटे में एफ जी है ये हमारा, इसको रखेंगे 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और इतना देखने के बाद आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, इतना बटे इतना बचा। अब इसको देखने के बाद सबकी सांस फूलने लगी कि इतना भयंकर गुणा भाग। ये इसका आंसर आता है हमारा 10⁻42 के लगभग आएगा। अब आप चाहें तो कर सकते हैं, वैसे ये रिजल्ट हमें याद रखना पड़ता है, मतलब निकालोगे तो यही आएगा 1.0009 समथिंग करके, जिसकी वैल्यू लगभग 10⁻42 आएगी। अब इसको जैसे ही 10⁻42 आई तो इसको तुम लिख सकते हो एफ ई अपॉन एफ जी इज इक्वल टू 10⁻42, यानी कि एफ ई इज इक्वल टू 10⁻42 इंटू एफ जी। ये रिजल्ट हमें इम्पॉर्टेंट है, याद रखना पड़ता है। कभी कभी ऑप्शनल पूछ लेता है कि गुरुत्वीय फोर्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितने ज़्यादा बड़ा होता है, 10⁻42 गुना बड़ा होता है। यानी सोच सकते हो कि नॉर्मली इतना सा फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटेशन के कारण, तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा तो इतना बड़ा फोर्स लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन का कराने का बस यही मतलब है कि थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाए कि गुरुत्वाकर्षण बल से कितना ज़्यादा मतलब तेज होता है ये वाला बल। तो समझ गए, तो इसको भी नोट कर लो। क्वेश्चन में क्या लिखना है, 2 इलेक्ट्रॉन रखे, उनके बीच के कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण वाले बल के बीच में रेशियो निकालना है, अनुपात। अगला सवाल हम लोग जो लेके चल रहे हैं वो भी आसान है और पूछ लेता है कभी कभी। हमारे पास एक आवेश है Q, उसको ऐसे 2 आवेशों में विभक्त करना है कि उन दोनों के बीच का फोर्स क्या है, मैक्सिमम है। दोनों के बीच में फोर्स लगेगा आवेश है तो उसी को हमें सॉल्व करना है। एक आवेश Q है, उसको ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है कि उन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो मैक्सिमम है। तो मान लेते हैं कि Q जो आवेश था उसको 2 पार्ट में, कौन कौन से 2 पार्ट में, एक Q और दूसरा बच्चा क्या हो जाएगा, Q माइनस Q, यही होगा ना। इसमें हम लोग डिवाइड किए। अब हमें क्या बताना है कि ऐसे डिवाइड करें कि इन दोनों के बीच का फोर्स क्या हो, मैक्सिमम। हमें Q की वैल्यू निकालनी है किन 2 पार्ट में डिवाइड करें, लेकिन स्टेटमेंट दे रखा है क्वेश्चन में कि दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो पहले फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। फोर्स की जो वैल्यू होती है क्या होती है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सब अपने से मान लेंगे, दोनों के बीच की दूरी r ही मान के चलते हैं। तो K Q1 क्या है Q, Q2 है Q माइनस Q का, यही रहेगा अपॉन आर स्क्वायर। अब फोर्स जब भी मैक्सिमम होगा या कोई भी चीज़ मैक्सिमम या मिनिमम की बात होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करके 0 बराबर कर देते हैं। वो भी किसके रेस्पेक्ट में, जो भी वेरिएबल हो। यहाँ पे क्या चीज़ बदल रही है, हम लोग यहाँ Q का मान बदल सकते हैं, इसलिए Q के सापेक्ष हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे और उसको बराबर 0 कर देंगे। क्या, जब भी किसी चीज़ का मैक्सिमम या मिनिमम निकालना होगा तो उसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, जो भी हमारा वेरिएबल होगा उसके सापेक्ष वेरिएबल, यानी जिसको हम बदल सकते हैं, और बराबर 0 कर देंगे। तो हमारा काम क्या, अब ये करना, यही करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, df अपॉन dq इक्वल टू 0 फॉर। अब ये देखने वाली बात ये है कि जब भी हम लोग ये करते हैं, अगर 2 वैल्यू आए तो हमें दोबारा डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है, क्योंकि जब 2 वैल्यू आती है तो किसी एक वैल्यू के लिए वो जो रहेगा वो मैक्सिमम आएगा और एक मिनिमम आएगा। लेकिन अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक ही चीज़ आएगा, और मैक्सिमम चाहिए तो वो मैक्सिमम ही देगा। तो हम लोग ये करेंगे, यानी कि d/dq ऑफ, इसको और आगे बढ़ा दे तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन आर स्क्वायर, ब्रैकेट खोल दिए ठीक, माइनस KQ स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इस वाले बात में कोई दिक्कत किसी को, ब्रैकेट खोल के अलग कर दिए हैं ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसको क्या करेंगे, KQ अपॉन आर स्क्वायर माइनस KQ स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर 0। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, बीच में माइनस का साइन लगा है तो अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। KQ अपॉन आर स्क्वायर d/dq और माइनस d/dq KQ स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई बात में दिक्कत। अब आगे हमें देखेंगे कि जो जो हमारा कांस्टेंट होता है उसको हम लोग बाहर ले आते, केवल किसका डिफरेंशिएशन करते हैं, जो कि वेरिएबल है। तो यहाँ पे K क्या है, कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट ही है, क्योंकि चेंज तो हम लोग केवल ये वाले छोटे Q में कर रहे हैं ना, दूरी कांस्टेंट ही रहेगी हमेशा, यानी KQ अपॉन आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो KQ अपॉन आर स्क्वायर बाहर आया, d/dq ऑफ Q माइनस, यहाँ पे क्या होगा, K अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, आएगा d/dq
ऑफ क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या पढ़ के रखे हैं बचपन के दिनों में, देखते हैं क्या पढ़ के रखे हैं। बचपन में हम लोग पढ़े हैं, या बचपन में बड़े होने के बाद पढ़ेंगे, d/dx ऑफ x की पावर n बराबर होता है nx की पावर n-1। ये डिफ्रेंसिएशन का एक फॉर्मूला आज से याद हो जाए, बाकी एक हफ्ते बाद अनीस सर आपको पढ़ा देंगे, आज से ये याद हो जाए, ठीक। अब ये वाला देखे d/dq ऑफ q, यहाँ पे x है तो x है, यहाँ q है तो q है। इसका अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, q का डिफ्रेंशिएशन कर दे d/dq, या तो ऐसे करो बाकी डायरेक्ट ले लो dq/dq, एक कट के एक आ गया। वैसे आता नहीं है लेकिन इसकी पावर कितनी है 1, तो 1 इंटू क्यू की पावर 1-1 n-1 है ना, n-1 तो 1-1, और q की पावर यानी 0 हो गई, किसी की पावर 0 क्या होती है 1 होती है, तो ये आ गया 1। यानी इसका हमारा डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा इस वाले का 1, तो इसको लिख सकते हैं KQ/r² इंटू 1 का कोई मतलब है नहीं। बाकी यहाँ पे K/r² इंटू Q² है, Q² का निकालेंगे, Q² हमारा, इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करें 2 इधर आएगा, Q/2-1 यानी कि 2 की पावर मतलब 2Q की पावर 1 यानी 2Q आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो ये हो जाएगा हमारा 2KQ इक्वल टू 0। यहाँ तक हमारा आ गया। इसके बाद क्या करना है, इसको हमें सिंपली सॉल्व कर लेना है, हमें Q की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व करें अगर इसको, KQ/r² माइनस 2KQ/r² इक्वल टू 0। K/r² दोनों साइड कॉमन दिख रहा है, कॉमन निकाले K/r², K/r² कॉमन निकाले, और कॉमन निकालने के बाद मतलब 0 के बटे में कर देंगे, 0 के बटे में कुछ भी तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो Q माइनस 2Q बराबर क्या मिल गया 0 में, ये 0 से डिवाइड खत्म, तो Q बराबर क्या मिल गया 2Q, और Q की वैल्यू क्या मिल गई Q/2, और यही तो Q हमें चाहिए था। तो हम अपने आवेश को किन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, Q/2 और Q/2 में डिवाइड कर देंगे, और ऐसे डिवाइड करने पे जो इन दोनों के बीच का फोर्स आएगा वो क्या आएगा मैक्सिमम। यही था हमारा क्वेश्चन, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लें, बाकी नोट कर लें। तो अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल हमारे कूलाम के नियम के एक छोटी सी बात पे निर्भर करता है, अगर ध्यान होगा तो कर ले जाओगे, जो कि नहीं ध्यान है तो नहीं कर पाओगे, लेकिन हम बताएं हमें इतना पता है। हमारे पास 2 आवेश हैं, 1 मीटर रेडियस का गोले वाला और 1 मीटर रेडियस का गोला है, दोनों 2 मीटर की दूरी पे स्थित हैं, और दोनों पे आवेश मान लेते हैं, कुछ भी मान ले, दोनों पे हमारे पास आवेश है 4 कूलाम का और 4 कूलाम का आवेश है। दोनों के बीच का हमें कूलामी बल निकालना है, तो कोई निकाल सकता है। हमारे पास कूलामी बल का फॉर्मूला याद ना हो तो हम बता दें कि Q1 Q2/r² होता है। कोई निकाल पाएगा ये? कूलाम के नियम में हम क्या लिखवाए थे कि कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। ये बात ध्यान है, ध्यान आ गई होगी अब तक। अब बिंदु आवेश मतलब क्या होता है, दोनों आवेश एक दूसरे को बिंदु बिंदु दिखें। अब ये जैसा ये बात कहते हैं, इसके हिसाब से तुम्हारा 1 मीटर अगर यहाँ पे रखोगे, एक चार्ज तुम्हारा यहाँ रखा हैगा, ये दूरी 1 मीटर, 1 मीटर, ऐसे तुम्हारा चार्ज रखा है। जब 2 चार्ज दूर दूर रहेंगे, तुम यहाँ राजापुर में खड़े हो, तुम्हारा दोस्त ट्रैफिक चौराहा पे खड़ा है, तो दोनों एक दूसरे को ऐसे बिंदी बिंदी देखोगे, वहाँ पे पॉइंट चार्ज दिख रहा है, वहाँ पे हमारा कूलाम का नियम लग गया। लेकिन जब ऐसे सामने मुंह से मुंह चिपका खड़े रहोगे, दिखेगा मतलब पॉइंट लगेगा, बड़ा लगेगा ना, तो यहाँ पे चार्ज पॉइंट रह ही नहीं गया। क्या हो गया, चार्ज हमारा पॉइंट चार्ज है ही नहीं, तो यहाँ पे कूलाम फोर्स निकालना संभव ही नहीं है, कूलाम फोर्स इम्पॉसिबल। और क्या निकलेगा वो हमारे सिलेबस का ही नहीं है। तो हम लोग अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि पुराने कॉन्सेप्ट है 11th के, जो कि हमारे पाप हैं, कुछ याद तो है नहीं। तो 2 आवेश हमें दे रखे हैं, 2 समान मतलब 2 सेम चार्ज है, जिसका मास सेम है, आवेश दोनों पे सेम है, मास सेम है, आवेश सेम है, स्मॉल q मान लेते हैं। दोनों को हम लोग किसी दीवार से लेके लटका दिए, ऐसे रखे, ऐसे कुछ केस है, ये हमारी दीवार, यहाँ पे दोनों को एक धागे से बांध के लटका दिया। अब जब दोनों को लटकाएंगे, जब पास पास रहेंगे, दोनों सेम है, तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, दोनों दूर दूर जाएंगे। तो एक कंडीशन में क्या होगा, दोनों कहीं जाके रुक जाएंगे, एक ही दूर तक एक जगह जाके रुक जाएंगे, इस बात में कोई दिक्कत। तो जब ये यहाँ पे रुक गए,
तो इसी कंडीशन में हमें क्या निकालना है कि इन दोनों का मतलब आवेश का मान क्या है, कुल मिला के हमें निकालना है कि इसका हमें दे रखा है Q, M, इस पे आवेश है Q, M। एक तरीके से हम लोग फॉर्मूला ही डिराइव कर रहे हैं, लेकिन सवाल के थ्रू फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। हमें क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन, दो चार्ज है, दोनों को ऐसे लटका दिया गया, दोनों सेम चार्ज है, कुछ दूरी पे जाके दोनों रुक गए, और इस दूरी पे जो इन लोग थीटा मतलब एंगल बना रहे, ये एंगल थीटा है, दोनों एंगल बराबर ही होगा, भले ही तिरछा दिख रहा है बराबर ही रहेगा। तो तुम्हें यहाँ पे Q की वैल्यू निकालनी है। कुल मिला के बात ये है Q की वैल्यू और या फिर फोर्स की वैल्यू। जब एक बात हम लोग देखेंगे, हमने F = mg पढ़ के रखा है, जब इन लोग यहाँ पे हैं तो इन दोनों के बीच में कौन सा बल काम कर रहा होगा, प्रतिकर्षण बल। इस पे किस साइड बल लगेगा, इस साइड बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल इधर लगेगा, और इस पे किसी चीज़ के मास के कारण उस पर जो बल लगता है वो F = mg नीचे लगता है। ये बात याद है, नीचे साइड बल लगता है mg, ना याद हो तो आज से किसी भी चीज़ के पास अगर मास है तो उस पर एक नीचे की ओर बल लगेगा mg। कई क्वेश्चन में बता देता है कि mg मान के नहीं चलना, यहाँ पे नहीं बता, इसलिए मान के चलना है। अब एक और बात क्या ध्यान हमें रखनी चाहिए कि ये रस्सी जो दी है इसकी लंबाई L है, ठीक। कोई भी रस्सी को जब खींचो, इस पर चार्ज लटका है तो कुछ तो खींच रहा होगा ना। किसी भी चीज़ को खींचो तो वो वापस सिकुड़ने की कोशिश करती है, इसी सिकुड़ने को हम बोलते हैं टेंशन, और ये भी एक तरीके का बल है। तो इस पे भी क्या लग रहा होगा, एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा। और टेंशन किस साइड लगेगा, टेंशन फोर्स इस साइड। जब किसी रस्सी को नीचे खींचो तो वो ऊपर खींचने की कोशिश करती है ना, तो यानी अगर आवेश हमारा नीचे साइड आ रहा है तो इस पर टेंशन ऊपर साइड कुछ लगेगा, ये टेंशन लगा। तो ये हमें तीन बात मालूम चल गई। यहाँ से हम लोग कुछ कुछ निकाल देंगे जो भी हमें चाहिए। तो निकालेंगे, कैसे निकलेगा, अब ये टेंशन है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये कितना एंगल है, थीटा, ये थीटा है। अगर इसको हम लोग ऐसे कर दें, इसको लाल से बनाएं, इसके समांतर एक लाइन खींच दें हम लोग, ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और टी थीटा के साथ जो बनाता है उसे हम लोग कहते हैं टी कॉस थीटा। कोई भी फोर्स या कुछ भी हो, अगर वो थीटा के साथ वाले को टी कॉस थीटा बोल देते हैं। और इस साइड जो फिर वो बचेगा वो क्या होगा, टी साइन थीटा। अब हमें क्या पता है कि ये आवेश जाके रुक चुके हैं, अपनी स्थिति पे रुक चुके हैं, यानी इस आवेश पे जो हमारा टोटल बल लग रहा होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। बल लगता तो मूव करने लगता ना, बल यहाँ पे जीरो हो गया। और बल कैसे जीरो हुआ होगा, ये फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा होगा, दोनों एक दूसरे को काटे होंगे तभी जीरो हुआ। ऊपर वाला फोर्स ये नीचे वाले काट दिया होगा तो जीरो हुआ। यानी ये दोनों फोर्स आपस में बराबर हुएंगे, ये दोनों बराबर हुएंगे तब जाके कुछ हुआ होगा। तो यही जो फोर्स बराबर हो इसी को हम लोग लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, टी साइन थीटा बराबर क्या है हमारा, टी साइन थीटा बराबर एफ ही दिया है, और टी कॉस थीटा बराबर क्या दे दिया है, एम जी। हमारे क्वेश्चन में टी की वैल्यू नहीं दे रखी है, हमारे क्वेश्चन में कुछ और दे रखा है। तो फिलहाल अब अगर हम लोग इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दे तो भी कुछ मिलेगा। डिवाइड करके देखते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 कर दिए, 1/2 किए तो टी से टी कट गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी। अब इस एफ ई की वैल्यू क्या है, किसी को पता है? ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था ना, फोर्स था। तो एफ ई की अगर हम लोग वैल्यू निकाले, वैसे इसकी हमें जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ से हमें टी के टर्म मिल रहा है, हमारे क्वेश्चन में टी दिया नहीं। हम क्या किए, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड किए, टेन थीटा बराबर एफ ई अपॉन एम जी मिल गया। अब हमें एफ ई की वैल्यू रखनी है, वहाँ से हमें कुछ मिलेगा। थीटा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था तो कोई दिक्कत नहीं है। एफ ई की वैल्यू हमारी क्या होती है कि दोनों सेम चार्ज है तो क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर हो जाएगा अपॉन दोनों के बीच की दूरी आर स्क्वायर। अब अगला सवाल आता है दोनों के बीच की दूरी क्या है, दोनों के बीच की दूरी क्या है, ये थीटा है, ये दूरी क्या है हमारी, ये नहीं, ये वाली दूरी हमारी एल है, ये एल है, ये थीटा है, ठीक। ये एंगल हमारा क्या है 90 डिग्री। अब हमें ये वाला दूरी चाहिए, अगर ये दूरी निकाल के इसका डबल कर देंगे तो आ जाएगा ना। तो यहाँ से अगर इसको आर माने, इसको आर माने, यहाँ पे 2r का स्क्वायर कर दें
अब r की वैल्यू अगर हम निकालना चाहे इस वाले थीटा के लिए हम लोग क्या लगा दें, ये हमारा क्या है, लंब है, और ये क्या है, कर्ण है। इस थीटा के लिए लंब है, ये कर्ण है, यहाँ तक में कोई दिक्कत। लंब बटे कर्ण किसके लिए आता है, साइन के लिए। तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लंब बटे कर्ण, यानी कि L अपॉन R। और हमें क्या चाहिए था, R चाहिए था, तो R बराबर हो जाएगा L अपॉन साइन थीटा। और हमें तो 2R चाहिए था, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2R बराबर 2L अपॉन साइन थीटा। 2 साइन थीटा कैसे, तो यहाँ से हमें एफ की वैल्यू क्या मिल जाएगी, KQ² अपॉन इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4L², और साइन ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बन गया। ऐसा हमें कुछ मिल गया। इस बात में कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत। तो अब एफ की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। एफ की वैल्यू रखे tan थीटा बराबर, एफ की वैल्यू क्या आई है, KQ² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4L का स्क्वायर डिवाइडेड बाई mg। हमें निकालना क्या है, आवेश का मान निकालना है। क्वेश्चन जब हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन में हमारा क्या क्या दे रखा है, ये L दिया है, ये थीटा दिया, ये Q दिया, ये M दिया है। तो हमारा जो भी आंसर आना चाहिए वो इन्हीं चारों टर्म के रूप में आना चाहिए। जैसे यहाँ से अगर हम लोग हल करते हैं, जो हम पहले स्क्वायर लेके किए थे, तो वहाँ पे हमें t मिल गया था ना, और t हम लोग अपने से लेके चलें, क्वेश्चन में ऐसे दिया है नहीं डायरेक्टली, तो वो नहीं लेके चलेंगे, ये लेके चलेंगे। थीटा भी हमें दे रखा है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, हमें Q की वैल्यू चाहिए, सब कुछ एक तरफ और Q एक तरफ। तो ले आते हैं mg, इधर ये आएगा tan थीटा, पहले mg पूरे के बटे में, तो इसके साथ इसका गुणा हो जाएगा ना, mg गुणा इसमें हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। पूरा इधर ले आए tan थीटा इंटू 4L² mg और बटे k साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू Q स्क्वायर आ गया। तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट में, और ये जितना बड़ा दिख रहा है यही क्या आ जाता है, हमारा आंसर आ जाता है, यही आ जाता है हमारा आंसर, बड़ा सा। मतलब नॉर्मली क्वेश्चन जो बोर्ड्स में आते हैं वहाँ पे तुमको वैल्यू दे देगी सबकी, और वैल्यू यहाँ पे रख दोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लेकिन वहाँ पे भी सेम अप्रोच इसी तरीके से ले जाओगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करोगे, ऐसे ले आओगे तो होगा। बाकी यही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर सकते हो, कैसे, tan थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है ना ये, तो tan थीटा को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ से एक साइन बचा, नीचे क्या बच गया, साइन थीटा कॉस थीटा बच गया, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे तो ऊपर, मतलब क्या बच जाएगा, 2 नीचे साइन 2 थीटा हो जाएगा ना, 2 साइन थीटा कॉस साइन 2 थीटा, और ऊपर आ जाएगा तो 2 कोसेक थीटा। यानी इस वाले पूरे एक जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये लिख सकते हैं। तो बाकी यही तुम्हारा था क्वेश्चन में फिर से बता दे क्या दिया था, 2 समान आवेश लटकाए गए हैं, और लटकाने के बाद कुछ दूरी पर जाके वो रुक गए हैं। उस कंडीशन में उस पर जो फोर्स है वो हम लोग निकाल लिए हैं। हमें क्वेश्चन में दे रखा है, हमें थीटा दिया है, एल दिया है, क्यू दिया है, एम दिया है। तो जो हमारा आंसर आना चाहिए उसमें भी यही सब रहना चाहिए, कुछ अपने मन से लेके नहीं आना चाहिए। तो हम लोग पहले सारे फोर्स निकालेंगे। इस पर टेंशन इधर लग रहा था, टेंशन को बैलेंस किए, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, इस बात में कोई दिक्कत। फिर टी कॉस टी साइन थीटा बराबर एफ ई आ गया था, ये टी साइन थीटा बराबर एफ ई, तभी तो कटा तो ये खड़ा है यहाँ पे। फिर ये वाले फोर्स को इससे बैलेंस कर दिए। उसके बाद इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करके एफ ई की वैल्यू सिंपली रख दिए, क्यू की वैल्यू आ गई जो हमें चाहिए थी। तो यही था, इसको नोट कर लो, बाकी कहीं दिक्कत हो तो बताओ।